नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहला कैबिनेट विस्तार आज कर दिया। तो दिन की बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कौन आया, कौन गया और किसे मिला प्रमोशन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने इस कैबिनेट विस्तार से आने वाले विधानसभा चुनावों और हाल के दिनों में हुई आलोचना को साधने की कोशिश की है। लेकिन उन सारी बातों से पहले दी ललन टॉप परिवार सलाम भेजना चाहता है दिलीप कुमार को, जिनके जाने के बाद हमारी दुनिया थोड़ी सी खाली हो गई है। 98 बरस की उम्र में उन्होंने आज मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली। आइए उन्हें याद करें। मोहम्मद यूसुफ खान को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है स्वर्ण कमल एक दुशाला और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार। हम में से बहुत सारे लोगों ने इन तस्वीरों को नहीं देखा था। 1994 के साल में 42वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। भारतीय सिनेमा उनके असाधारण योगदान के लिए दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के हाथों से उन्हें स्वर्ण कमल, एक शॉल और 1 लाख का नकद इनाम दिया गया। भारतीय सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जब दिलीप कुमार स्वीकार कर रहे थे, तब उद्घोषिका उनका असली नाम पुकारा, मोहम्मद यूसुफ खान। दिलीप कुमार ने जिस तरह पुरस्कार को स्वीकार किया, उसमें गरिमा भी थी और विनम्रता भी। वो 2 गुण जो उन्हें पेशावर से बंबई लाए और यूसुफ खान से दिलीप कुमार बनाया। यूसुफ के परिवार ने उन्हें देवलाली के नामी बांध स्कूल में पढ़ने भेजा था। आज़ादी से पहले के उस दौर में ये चीज़ें उनके लिए बड़ी आसानी से किसी भी क्षेत्र में सफलता का शॉर्टकट बन सकती थी। लेकिन पहले फुटबॉल और फिर क्रिकेट के शौकीन यूसुफ ने सिनेमा की दुनिया को चुना और शून्य से अपनी पारी शुरू की। देविका रानी के मशहूर बॉम्बे टॉकीज में उन्हें नया नाम भी मिला, दिलीप कुमार, और नया काम भी मिला, अभिनय। वो नहीं जानते थे कि कैमरे के आगे अभिनय करना क्या होता है, लेकिन उनमें सीखने की ललक थी, और क्या खूब ललक थी। अशोक कुमार से सीखने वाले दिलीप कुमार अपने आप में एक्टिंग स्कूल माने जाने लगे। कुछ कहते कहते दिलीप कुमार ठहरते तो पूरा सिनेमा शांत हो जाता। अपनी डायलॉग डिलीवरी के लिए जितनी तारीफ उन्होंने पाई, उतनी शायद किसी ने भी नहीं। सत्यजीत रे ने उन्हें कमाल का मेथड एक्टर कहा। उनके बाद आए तमाम नामी एक्टर्स धर्मेंद्र से लेकर अमिताभ और अमिताभ से शाहरुख तक ने खुलकर स्वीकार किया कि उन्होंने दिलीप कुमार से प्रेरणा ली। मुगले आजम, देवदास, राम और श्याम, नया दौर, मधुमती, शक्ति और मशाल जैसी क्लासिक फिल्मों को लोगों ने खास तौर पर दिलीप कुमार के चलते पसंद किया। दिलीप कुमार कला की दुनिया के लिए क्या थे, ये बयान करने जितना वक्त और कौशल हमारे पास नहीं है। फिर वो सिर्फ कला की दुनिया तक सीमित रहे हों, ऐसा भी नहीं है। और समाज सरोकार की दुनिया में उन्होंने मशहूर होकर पैर नहीं रखा था। वो हमेशा से ऐसे ही थे। जब देश गुलाम था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब उन्होंने एक भाषण दिया कि क्यों भारत को अपनी आज़ादी की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया तो उन्होंने सत्याग्रहियों के साथ उपवास रखा। गांधी के आदर्शों में मानने वाले दिलीप कुमार जवाहरलाल नेहरू के विजन के कायल थे और इसी के नाते उन्होंने लंबे वक्त तक कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, उन मूल्यों के प्रति वफादारी के चलते जिनमें उनकी आस्था थी। और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी तक दिलीप कुमार को बहुत मानते थे। कारगिल की लड़ाई के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन करके कहा कि मैं आपकी बात किसी से करवाना चाहता हूं। इसके बाद नवाज ने फोन पर दिलीप कुमार की आवाज सुनी, जिन्होंने कहा, मियां साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपकी वजह से हमें बहुत तकलीफ पहुंचती है, ये सब रोकिए। इन सारी बातों के चलते दिलीप कुमार सबसे अलहदा थे। उनका कद सबसे ऊंचा। उन्होंने कला और समाज दोनों को वो सब दिया जो उनके पास था, बिना कुछ मांगे। दी ललन टॉप परिवार उन्हें अपना सलाम भेजता है। अब हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 43,733, ठीक हुए मरीज 47,240, मौतें हुई 930। इन सबको मिलाकर देश में कुल मामले हुए 3,06,63,665। ठीक हुए मरीज 2,97,99,534।
कुल मौतें 4,04,211। जब जब हम आंकड़ों में महामारी के अंत को खोजने लगते हैं, तब तब आंकड़े एक बार फिर आसमान का रुख कर लेते हैं। 7 जुलाई को दर्ज 930 कोरोना मौतों ने एक बार फिर इस बात को रेखांकित कर दिया है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर अब भी इस महामारी से जूझ ही रहे हैं। चिंता का नया कारण बना है पूर्वोत्तर। हमने आपको 6 जुलाई को भी बताया था कि असम को अपने 7 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है। महामारी का समाधान टीकों में खोजा जा रहा है, लेकिन टीकों की उपलब्धता अब भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 21 जून को तकरीबन 91 लाख खुराकें लगाकर रिकॉर्ड तो बनाया गया, लेकिन इसके बाद के हफ्ते में टीकाकरण अपेक्षाकृत मंद रफ्तार से चला और इस हफ्ते ये और धीमा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के लिए मोहलत जुटाने के इरादे से सरकार ने कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतर 12 हफ्ते कर दिया। इससे लोगों तक टीके की कम से कम एक खुराक पहुंचना कुछ आसान किया, लेकिन अगर टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई नहीं जाती है तो एक दूसरी समस्या पैदा हो जाएगी। अब से तकरीबन 6 हफ्ते बाद दूसरी खुराक की मांग ऊपर जाने लगेगी और तब तक अगर टीकाकरण आज वाली रफ्तार पर ही चलता रहा तो नए लोगों तक टीका पहुंचने की दर घट सकती है। ये बात सही है कि भारत में अब 4 टीके आ गए हैं। आने वाले वक्त में और टीकों को अनुमति भी मिल सकती है, लेकिन फिलहाल भारत लगभग पूरी तरह कोविशील्ड के भरोसे है। कुल टीकाकरण में बाकी टीकों की भूमिका अब भी छोटी ही है। दूसरी सुर्खी आई तो 6 जुलाई की देर शाम को थी, लेकिन उसका ताल्लुक आज से है। कैबिनेट विस्तार से 24 घंटे पहले मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाने का ऐलान कर दिया। इस मंत्रालय का नाम होगा मिनिस्ट्री फॉर कोऑपरेशन, माने सहकारिता मंत्रालय। 6 जुलाई को IPIB की प्रेस रिलीज बताती है कि इस मंत्रालय का काम होगा सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना। यह सहकारी आंदोलन के लिए अलग से प्रशासकीय, नीतिगत और कानूनी ढांचा प्रदान करेगी। इसी सुर्खी का ताल्लुक है ममता बनर्जी पर लगे 5 लाख के जुर्माने से। आप जानते ही हैं, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधायक और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के चुनाव को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हरा दिया था। जून के महीने में ममता बनर्जी के वकीलों ने मांग की थी कि मामले की सुनवाई से जस्टिस कौशिक चंदा खुद को अलग कर ले। ममता के वकीलों का दावा था कि जस्टिस चंदा के भाजपा से करीबी वैचारिक, आर्थिक और पेशेवर संबंध हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक तस्वीर भी जारी की गई थी, जिसमें वो सूबे में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ नजर आ रहे थे। ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस चंदा की नियुक्ति को स्थायी किए जाने पर भी आपत्ति की थी। आज जस्टिस चंदा ने यह कहते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इस विवाद को जानबूझकर जिंदा रखने की कोशिश होती रहेगी। कानूनी मामलों पर रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस चंदा ने कहा कि उन्हें इस याचिका में न कोई जाती दिलचस्पी है और न ही कोई परहेज। मुख्य न्यायाधीश उन्हें जो भी मामला सौंपते हैं उसकी सुनवाई करना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये कहते हुए जस्टिस चंदा ने ममता बनर्जी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। ये पैसा 2 हफ्ते के भीतर पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को सौंपना होगा। इसका इस्तेमाल कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले वकीलों के परिवारों के कल्याण के लिए किया जा सकेगा। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। जब मोदी कैबिनेट में विस्तार की चर्चा चली तो किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह कैबिनेट विस्तार से ज्यादा कैबिनेट में भारी फेरबदल की कवायद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल जैसे नामों को लेकर टिप्पणीकार काफी आश्वस्त थे। फिर जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के चेहरों को भी दिल्ली बुलाया जाएगा, ये सभी मान रहे थे। लेकिन इसका अंदाजा कम ही लोग लगा पाए थे कि मोदी सरकार अपने कैबिनेट मंत्रियों से इस्तीफे ले लेगी, वो भी 3-3 मंत्रियों के। तो आज हम मंत्रिमंडल विस्तार में नामों की चर्चा के साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस फेरबदल के पीछे सरकार का विचार क्या है। आपको बताएंगे कि किन मंत्रियों के इस्तीफे हुए और क्यों। फिर ये बताएंगे कि अच्छे काम या किसी दूसरे समीकरण के चलते प्रमोशन किसे किसे मिला, और इसकी चर्चा करेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार से मोदी सरकार ने चुनावी राज्यों को क्या संदेश देने की कोशिश की है। पहले बात उन नामों की जिनकी कैबिनेट से छुट्टी हो गई। 2 दिन में कुल 11 मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं। पहला बड़ा नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन का। स्वास्थ्य मंत्री के पद से इनकी छुट्टी हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मोदी सरकार के कोविड मैनेजमेंट पर खूब सवाल उठे। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी और फिर वैक्सीन की किल्लत, हर तरह से सरकार निशाने पर रही। जब सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए जा रहे थे या विपक्षी सुझाव दे रहे थे तो डॉक्टर हर्षवर्धन शूटिंग द मैसेंजर वाला खेल खेल रहे थे। सुझाव देने वालों में ही कमियां निकाल रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन की वो मेहनत उनकी कुर्सी बचाने में काम नहीं आई और मोदी सरकार ने उनसे स्वास्थ्य मंत्रालय ले लिया है। इस इस्तीफे से क्या ये भी समझा जाना चाहिए कि मोदी सरकार ने कोरोना में अपनी कमी को स्वीकार कर लिया है? टिप्पणीकार कहते हैं कि ये निष्कर्ष निकालना
जल्दबाजी होगी। वैसे दूसरी बार डॉक्टर हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय वापस लिया गया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, लेकिन पहले ही कैबिनेट विस्तार में हर्षवर्धन की जगह जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। हर्षवर्धन दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद हैं। दूसरा नाम है रविशंकर प्रसाद का। कानून मंत्री के अलावा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री थे। इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। पिछले कई दिनों से ट्विटर के साथ झगड़े को लेकर रविशंकर प्रसाद चर्चा में थे और इसमें रविशंकर प्रसाद के तीखे बयान ट्विटर को लेकर आते रहे हैं। इस झगड़े के बीच ही उनका अब इस्तीफा हो गया है। तीसरा बड़ा नाम है प्रकाश जावड़ेकर का। महाराष्ट्र से आने वाले बीजेपी के नेता। उनके पास सूचना प्रसारण, पर्यावरण मंत्रालय और भारी उद्योग जैसे कई प्रभार थे। महाराष्ट्र से आने वाले सबसे वरिष्ठ मंत्री थे। अब महाराष्ट्र से नारायण राणे के रूप में बीजेपी का एक बड़ा नेता कैबिनेट में शामिल हुआ है और शायद इसीलिए प्रकाश जावड़ेकर की छुट्टी कर दी गई है। इस्तीफा देने वालों में चौथा बड़ा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक का। निशंक उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद हैं। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। निशंक ने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया है, लेकिन टिप्पणीकार मान रहे हैं कि उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनावों से पहले बीजेपी की नई रणनीति के तहत निशंक को मोदी मंत्रिमंडल से हटाया गया है। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भी इस्तीफा दे दिया है। धोत्रे महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट से सांसद हैं। छठा नाम है संतोष गंगवार का। उन्होंने श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार से इस्तीफा दे दिया है। संतोष गंगवार यूपी के बरेली से सांसद हैं। 1989 से वो लगातार बीजेपी के टिकट पर बरेली से जीतते रहे हैं। सिर्फ 2009 के चुनाव हारे थे। अब मंत्रिमंडल से हटाकर उन्हें क्या नई भूमिका दी जाएगी, ये अभी साफ नहीं है। सातवां नाम सदानंद गौड़ा है। वो रसायन और उर्वरक मंत्री थे। गौड़ा बेंगलुरु नॉर्थ सीट से सांसद हैं। अगला नाम बाबुल सुप्रियो का है। उन्होंने पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रभार से इस्तीफा दे दिया है। बाबुल पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद हैं। 2014 में पश्चिम बंगाल से जब बीजेपी के 2 सांसद ही जीते थे, तब एक नाम बाबुल सुप्रियो का था। इसका उन्हें फायदा भी मिला और पहली बार में ही मंत्री पद मिल गया। दोबारा सांसद बने तो फिर मंत्रिमंडल में जगह मिली। फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव आया और सारे समीकरण बिगड़ गए। बाबुल सुप्रियो ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। अब बीजेपी उन्हें हटाकर किसी और नए चेहरे के जरिए समीकरण बनाने में जुटी है। हटाए जाने वाले मंत्रियों में पश्चिम बंगाल से एक और नाम है देबोश्री चौधरी। वो महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री थी। देबोश्री बंगाल के रायगंज से सांसद हैं। हरियाणा से सांसद रतन लाल कटारिया की भी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। हरियाणा में बीजेपी के एससी समुदाय से आने वाले नेता हैं। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। अगला नाम प्रताप चंद्र सारंगी का है। इनका भी इस्तीफा हो गया है। ओडिशा के बालासोर सीट से बीजेपी के सांसद हैं। जब मंत्री बनाए गए थे तो उनकी सादगी की खूब चर्चा हुई थी। अब इनसे पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के प्रभार को वापस ले लिया गया है। आखिरी नाम है थावरचंद गहलोत का। इनका इस्तीफा पहले ही हो गया था। कल के शो में भी हमने जिक्र किया था। इनकी नई पोस्टिंग कर्नाटक के राज्यपाल के तौर पर हुई है। अब बात करते हैं उन मंत्रियों की जिन्हें मोदी सरकार ने प्रमोशन दिया है, माने राज्य मंत्री से मंत्री बना दिया है। पहला नाम किरण रिजिजू का। अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल पश्चिम सीट से 3 बार के सांसद, पूर्वोत्तर में भाजपा के बड़े चेहरों में से एक हैं। मौजूदा सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री होने के साथ साथ वो युवा मामलों में और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी थे। पिछले मोदी कैबिनेट में वो गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अगला नाम राजकुमार सिंह। बिहार के आरा से लगातार दूसरी बार भाजपा के सांसद आर.के. सिंह राजनीति में आने के पहले भारत के गृह सचिव भी रह चुके हैं। मौजूदा सरकार में वो ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। हरदीप सिंह पुरी उत्तर प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। मौजूदा सरकार में उनके पास 2 अहम मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय था और आवास तथा शहरी मामले। कोरोना काल में विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सरकार का मजबूती से पक्ष रखने के लिए उन्हें जाना जाता है। राजनीति में आने से पहले वो भारतीय विदेश सेवा में रहे हैं। चौथा नाम मनसुख मंडाविया। गुजरात के लेउआ पटेल समाज से आने वाले मंडाविया अपने सूबे से भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। मौजूदा सरकार में पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री थे। इनके पुराने मंत्रालय का नाम आपको हिंदी में जटिल लगा होगा, तो अंग्रेजी में नाम समझिए, मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसके अलावा वो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री भी थे। अगला नाम पुरुषोत्तम रूपाला। गुजरात के कड़वा पटेल समाज से आने वाले रूपाला गुजरात से ही भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। अब तक ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। पीएम मोदी के नजदीकी माने जाते हैं।
छठा नाम जी किशन रेड्डी। तेलंगाना के सिकंदराबाद से पहली बार के भाजपा सांसद रेड्डी दक्षिण भारत में भाजपा के युवा चेहरों में से एक हैं। मौजूदा सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। अगला नाम अनुराग सिंह ठाकुर का। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर हिमाचल की हमीरपुर सीट से भाजपा सांसद हैं। मौजूदा सरकार में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। साथ ही कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय में भी राज्य मंत्री थे। हमने उन्हें अक्सर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां अगले साल विधानसभा का चुनाव है। मोदी के नए मंत्रिमंडल में चुनावी राज्यों के लिए भाजपा की तैयारी की छाप दिखती है। सबसे पहला नाम है यूपी का। अगले साल के शुरू में यूपी में विधानसभा चुनाव है। यूपी से सबसे ज्यादा 7 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अब नए नामों की लिस्ट आई तो टिप्पणीकारों ने बीजेपी का जातीय समीकरण समझना शुरू कर दिया। 7 नामों में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव एससी चेहरों को तरजीह मिली है। यूपी में यादव समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है और जाटव वोटों पर बीएसपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। इनको छोड़कर बाकी ओबीसी दलित वोटों पर बीजेपी की नजर है और यही दिखता है यूपी से मंत्रियों की लिस्ट में। इसके अलावा अलग अलग इलाकों का भी प्रतिनिधित्व दिखता है। पूर्वांचल, ब्रज, बुंदेलखंड ऐसे हर इलाकों से नए चेहरों को शामिल किया गया है। नए मंत्रियों में पहला नाम है कौशल किशोर का। ये मोहनलालगंज सीट से दूसरी बार सांसद हैं। पासी जाति से आते हैं। यूपी के दलितों में जाटव के बाद पासी दूसरी बड़ी जाति है जिसका वोट भी बीजेपी को मिलता है। यूपी के लगभग हर हिस्से में पासी जाति के वोट हैं और अब कौशल किशोर को आगे बढ़ाकर बीजेपी अपने पासी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करना चाहती है। दूसरा नाम है एसपी बघेल। आगरा से बीजेपी के सांसद और बीजेपी का दलित चेहरा। एसपी बघेल पाल जाति से आते हैं। ब्रिज के इलाके में यानी इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मथुरा, आगरा इन जिलों में पाल जाति के अच्छे खासे वोट हैं। एसपी बघेल समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए थे। 2019 में सांसद बनने से पहले वो योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मंत्री थे और अब मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है। तीसरा नाम है बीएल वर्मा का। पिछड़ी जातियों में शामिल लोध समुदाय से आते हैं। लोध वोट परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक रहा है। लोध समाज से ही आने वाले कल्याण सिंह यूपी में बीजेपी से मुख्यमंत्री रहे हैं। चौथा नाम है पंकज चौधरी का। महाराजगंज सीट से सांसद हैं। कुर्मी बिरादरी से आते हैं। संतोष गंगवार भी कुर्मी हैं जिन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया है और पंकज चौधरी को जगह दी गई है। पंकज चौधरी का पूर्वांचल इलाके में अच्छा असर माना जाता है। एक और नाम है भानु प्रताप वर्मा का। बुंदेलखंड इलाके के जालौन से सांसद हैं। 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। कोरी समाज से आते हैं। अगला नाम है अजय मिश्रा का। लखीमपुर खीरी से सांसद है। ब्राह्मण बिरादरी से हैं। इस इलाके से आने वाले जितिन प्रसाद पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब शायद बीजेपी जितिन प्रसाद वाले फैक्टर को बैलेंस करना चाहती है। कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए पुराने बीजेपी नेता अजय मिश्रा को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। यूपी से आखिरी नाम है अनुप्रिया पटेल का। बीजेपी की सहयोगी अपना दल की नेता है। पिछली मोदी सरकार में भी वो मंत्री बनाई गई थी। कुर्मी समुदाय से आती हैं। वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में कुर्मी वोटों में अपना दल की पैठ है। तो यूपी चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल कर बीजेपी अपना गठबंधन दुरुस्त करना चाहती है। हालांकि अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में लेने के बाद बीजेपी की एक और सहयोगी निषाद पार्टी नाराज है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि अगर अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है तो उनकी पार्टी को मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में भी अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है और इसलिए गुजरात को लेकर भी मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग दिखती है। गुजरात से 2 पाटीदार और 3 ओबीसी चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। गुजरात में अगले साल के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। खासकर सौराष्ट्र इलाके के पटेल वोटर्स में आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी है। इस फैक्टर ने जाहिर तौर पर बीजेपी की चिंताएं भी बढ़ाई होंगी और इसीलिए अब बीजेपी ने पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया के रूप में पाटीदार समाज को संदेश दिया है। पुरुषोत्तम रूपाला कड़वा पटेल हैं और मनसुख मांडविया लेउआ पटेल हैं। मनसुख मांडविया राज्य मंत्री थे, उनका प्रमोशन हुआ। दर्शना जरदोश, देवू सिंह चौहान और महेंद्र मुंजपरा के रूप में 3 ओबीसी चेहरों को मंत्रिमंडल में लिया गया है। इन 5 नए नामों के साथ ही अब गुजरात से मोदी मंत्रिमंडल में कुल 7 मंत्री हैं। एक और चुनावी राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड से रमेश पोखरियाल निशंक मोदी सरकार में मंत्री थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब नैनीताल से सांसद अजय भट्ट को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अजय भट्ट उत्तराखंड में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी संगठन में काम करने का उनके पास लंबा अनुभव है।
इसके अलावा अगले साल पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद पंजाब में बीजेपी की हालत सबसे खराब है। पुराना सहयोगी अकाली दल भी बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन पंजाब को मंत्रिमंडल में कुछ देने के लिए भी बीजेपी के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। बीजेपी से पंजाब के 2 ही सांसद हैं, जिनमें से सोम प्रकाश पहले से ही कृषि राज्य मंत्री हैं। सिख चेहरे के तौर पर हरदीप सिंह पुरी का प्रमोशन हुआ है, हालांकि वो राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश से हैं। चुनावी राज्यों के अलावा बिहार पर भी खास नजर रही है। बिहार में बीजेपी को अपने सहयोगी को मंत्रिमंडल में हिस्सा देना था। जेडीयू और एलजेपी केंद्र की सरकार में बीजेपी के सहयोगी हैं। एलजेपी से रामविलास पासवान मोदी सरकार में मंत्री थे, लेकिन 8 अक्टूबर 2020 को उनका देहांत हो गया था और उसके बाद से एलजेपी से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया था। जेडीयू भी 2019 में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई थी, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में इन दोनों पार्टियों को शामिल करना था। इसी तर्क पर जेडीयू को भी कैबिनेट में बर्थ मिली है। आरसीपी सिंह यूपी कैडर के आईएएस रहे हैं और जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तो आरसीपी सिंह उनके विशेष सचिव थे। नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह को भी बिहार बुला लिया, अपना प्रधान सचिव बनाया। आईएएस से जल्दी रिटायर होकर वो राजनीति में आए और नीतीश कुमार के रणनीतिकार की भूमिका में रहे। जब प्रशांत किशोर जेडीयू में आए तो ऐसी खबरें आई कि आरसीपी सिंह हाशिए पर चले गए, लेकिन प्रशांत किशोर के जाने के बाद पकड़ पार्टी में फिर से मजबूत हो गई और अब नीतीश कुमार ने अपने कोटे से उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनवा दिया है। अब लोक जनशक्ति पार्टी की बात करते हैं। रामविलास पासवान के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर बेटे चिराग पासवान को देखा जा रहा था, लेकिन महीने भर पहले चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने उलटफेर कर दिया। चिराग पासवान को पार्टी अध्यक्ष के पद से हटा दिया। एलजेपी के 6 में से 5 सांसद चिराग पासवान के खिलाफ हो गए और अब मोदी सरकार ने पशुपति पारस को एलजेपी के नेता के तौर पर एक तरह से मान्यता दे दी है, कैबिनेट में जगह देकर। पशुपति पारस ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली और इस तरह से खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान से बीजेपी ने मुंह मोड़ लिया। चिराग पासवान पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। आज ट्वीट कर चिराग पासवान ने मोदी सरकार के फैसले पर ऐतराज जताया। कहा कि पार्टी से निकाले गए सांसद पशुपति पारस को लोकसभा में एलजेपी का नेता माना गया है। स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। एलजेपी का झगड़ा अपनी जगह है। फिलहाल तो पशुपति पारस मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। अब मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के कोटे से कैबिनेट में एक सीट तो थावरचंद गहलोत के इस्तीफे से खाली हुई थी। उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। मध्य प्रदेश से नए मंत्रियों में एक नाम लगभग तय लग रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिराई थी। 11 मार्च 2020 को वो बीजेपी में शामिल हुए और फिर एमपी में बीजेपी की सरकार बनवाई। अब उन्हें बीजेपी की तरफ से पुरस्कृत करने की बारी थी। पिछले साल जून वो राज्यसभा सांसद बनाए गए थे, लेकिन तब से खाली ही थे। इंतजार था नए मंत्रिमंडल विस्तार का। अब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। इससे पहले वो यूपीए 2 सरकार में 2012 से 14 तक बिजली मंत्रालय में राज्य मंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र से मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा नाम है नारायण राणे। 2014 में ये बीजेपी में शामिल हुए। कोंकण इलाके से आते हैं। कोंकण शिवसेना का गढ़ माना जाता है और वहां बीजेपी को एक कद्दावर चेहरे की जरूरत है। नारायण राणे मराठा समुदाय से हैं। नारायण राणे के अलावा कपिल पाटिल, भागवत कराड, भारती पवार जैसे कुछ और नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इन सबके अलावा भाजपा ने सर्बानंद सोनोवाल का पुनर्वास भी किया है। वो केंद्र में मंत्री थे, लेकिन भाजपा को असम में एक स्थानीय चेहरे की जरूरत थी तो उन्हें वहां भेजा गया। पार्टी जीती तो सीएम पद भी मिला, लेकिन डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर रहे हिमंता बिस्वा शर्मा। इस बार पार्टी सूबे में फिर जीती तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीएम पद पर दावा किया और इसमें वो सफल भी रहे, तो सोनोवाल को फिर से दिल्ली बुला लिया गया है। तो ये थी मोदी कैबिनेट में फेरबदल को समझने की हमारी कोशिश। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।